जैन साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य सीकर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली और हम बात कर रहे हैं अपने स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर को लेके। और अब तक हम दो क्लासें ले चुके हैं। एक पहली सामान्य परिचय हुआ है हिंदी साहित्य का। दूसरी क्लास में हमने देखा है हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमने दो लेखकों की चर्चा की है, एक तो गारसा दत्तासी और एक शिव सिंह सेंगर। अब इस क्लास में हम बात करेंगे जॉर्ज ग्रेशन के बारे में, उसके ग्रंथ के बारे में, ग्रंथ की क्या क्या विशेषताएं रही, क्या क्या कमियां रही और किस प्रकार उन्होंने अपने ग्रंथ में जो इतिहास का जो काल विभाजन किया है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप सभी नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और क्लास जब भी अटेंड करते हैं तब रिवीजन करके ही क्लास में आएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे और नोट्स खुद बनाओगे उतने ही ज़्यादा याद होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि अपनी हिंदी साहित्य में रचनाएं बहुत सारी होती हैं, काल अभी इतिहास में तथ्य बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास। अगर आप खुद लिखेंगे, खुद नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगे। इसलिए नोट्स बनाते हुए चलें और रिवीजन करते हुए चलें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज बात करेंगे हम हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा चल रही है। तो हमारा जो बिंदु टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, लेखन परंपरा। उसमें हम दो इतिहास लेखकों के बारे में विस्तार से और टू द पॉइंट चर्चा कर चुके हैं। पहले लेखक थे गारसा दत्तासी, जिन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदू हिंदुस्तानी। किस भाषा में लिखा है? फ्रेंच भाषा में लिखा है। उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। किस पद्धति में लिखा है? तो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है, ठीक है। और कितने भाग थे? 2 भाग थे। तो इस प्रकार हमने उसके बारे में चर्चा की है विस्तार से। उसके बाद हमने चर्चा की थी शिव सिंह सेंगर की, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा अपना इतिहास ग्रंथ, जो भी वो भी किस पद्धति में लिखा था? वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा था। अब बात करते हैं जॉर्ज ग्रेशन के बारे में। तो आप बिंदु नोट लिखें, लगाए। तीसरे जो लेखक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो मेरे साथ या तो आप पहले सुन लें फिर बाद में नोट्स बना लें, या फिर साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आपको नोट्स सेम ऐसे ही उतारने जिस तरह मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, आपको नोट्स ऐसे बनाने, ठीक है। बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की चर्चा करते हैं कि ये रहने वाले कहाँ के थे, इनका ग्रंथ का क्या नाम है। तो ये जो निवासी थे वो थे आयरलैंड के निवासी। पहला बिंदु है इनका निवास कहाँ का निवास इनका। तो निवासी कहाँ के थे? ये आयरलैंड के, ठीक है। ये ये आयरलैंड के निवासी थे। बात करें अब इनके ग्रंथ की। इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका क्या नाम है? तो इतिहास ग्रंथ का नाम था मॉडर्न द मॉडर्न वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनके ग्रंथ का नाम था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बात करें कब प्रकाशन हुआ इसका? प्रकाशन वर्ष। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। कब हुआ प्रकाशन? 1888 ईस्वी में। तो तीन बातें की। एक तो निवास कहा, तो आयरलैंड के निवासी थे। ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रकाशन 1888 में हुआ। बात करें इसकी भाषा की, तो भाषा है इसकी अंग्रेजी। इस ग्रंथ की भाषा क्या है? किस भाषा में लिखा है इन्होंने? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा है, अंग्रेजी भाषा में। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। और जो शिव सिंह सेंगर ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है वो किस भाषा में लिखा था? हिंदी भाषा में लिखा था। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने जो लिखा है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा है। ये तो हो गया प्रकाशन वर्ष। और बात करें प्रकाशक स्थल या प्रकाशक की, किसने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था? तो पश्चिम बंगाल में एक संस्था थी, द रॉयल सोसाइटी द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, द रॉयल
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल था उसने उसकी जो एक पत्रिका निकलती थी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका निकलती थी, पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है। कब हुआ प्रकाशन? 1784 ईस्वी में। 1888 में प्रकाशन हुआ था और लेकिन 1784 में इस संस्था की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना। तो इसकी भाषा है अंग्रेजी। और प्रकाशक की बात करें तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। कब? 1888 में। और इस सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 में सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी में। तो इसका अनुवाद भी क्या होगा? तो इसके अनुवादक कौन है? अनुवादक किशोरी लाल गुप्त। अब किशोरी लाल गोस्वामी भी है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। इसका जो अनुवाद किया है वो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है। किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। ठीक है। तो पूछे कि अनुवादक कौन है? तो अनुवादक है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, जिन्होंने जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के जो ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया। किस हिंदी भाषा में और किस नाम से किया? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। और यह कब प्रकाशित हुआ था? 1957 ईस्वी में। ग्रंथ कब लिखा और कब प्रकाशन? 1888 में हुआ अंग्रेजी में, तो लेकिन अनुवाद के रूप में 1957 में इसका प्रकाशन हुआ। तो ये वही बेसिक बात अब्राहम ग्रेसन के बारे में कि उनका निवास आयरलैंड के थे। ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब वो प्रकाशन हुआ? इसका 1888 में। कुछ डेट याद रखनी बहुत जरूरी होती है। भाषा इसकी अंग्रेजी थी। हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 जिसका प्रकाशन हुआ। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? प्रकाशक कौन था इस ग्रंथ का? तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था 1784 में, जिसकी स्थापना हुई थी संस्था की। ठीक है। बात करते हैं आगे। आप ऐसे बिंदुवार जिस तरह मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ उसी तरह आप नोट्स बनाते हुए चलें। और डेली 5 मिनट लगते हैं जिसमें आप 2 पेज, लगभग 2 से 2.5 पेज नोट्स बनाता हूँ मैं रोज़ आपके। तो 2 से 3 मिनट में आपको उसका रिवीजन हो जाता है। तो रिवीजन करने के बाद ही क्लास लें। अब बात करते हैं कि जो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त कहते हैं, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया था। तो वह कहते हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त कहते हैं, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने जो ग्रीसन का जो इतिहास है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रीसन के इतिहास ग्रंथ को डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रीसन के जो इतिहास ग्रंथ है उसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है वो माना है ना। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है ग्रीसन के इतिहास ग्रंथ को। तो प्रश्न आ सकता है कि किसने जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है, इतिहास माना है? तो वह है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है सच्चे अर्थों में अब्राहम ग्रेसन के इतिहास को। बात करते हैं
कि यह किस पद्धति में लिखा गया है। द वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है वह कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है, कालानुक्रम पद्धति में। अब तक हमने 2 इतिहास ग्रंथ पढ़े थे, वह किस पद्धति में थे, वह थे वर्णानुक्रम पद्धति में। उसमें क्या था, कवियों और लेखकों का जो वर्णन था वह उनके वर्ण क्रम के हिसाब से थे। लेकिन कालानुक्रम पद्धति में क्या होता है, इसमें कवियों और लेखकों का उल्लेख कालक्रम से किया जाता है। कालक्रम से पहले कवि कौन सा हुआ, बाद में कौन सा कवि हुआ, उस प्रकार कालक्रम से किया जाता है, कालक्रम से किया जाता है। तो यह ग्रंथ किस पद्धति में लिखा गया है, तो कालानुक्रम पद्धति में इस ग्रंथ को लिखा गया है। अब बात करते हैं इसमें कुल कितने कवियों का उल्लेख है, तो कुल कवियों की संख्या कितनी है इसमें, कुल कवि हैं 952। और ये 952 कवि किस भाषा के हैं, ये 952 कवि हिंदी भाषा के कवि हैं। तो द वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का उल्लेख है, तो 952 कवियों का उल्लेख है। इस ग्रंथ की खास बात क्या है कि इसमें कवियों के वर्णन के साथ साथ कवियों का तो उल्लेख किया है इस ग्रंथ में, कवियों के वर्णन के साथ साथ तत्कालीन जो युगीन परिस्थितियां हैं उसका भी उल्लेख किया है। तत्कालीन युगीन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तत्कालीन युगीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। तो किस ग्रंथ में किया गया है, द वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने हिंदी भाषा और उर्दू को लेकर वो कुछ बात कही थी। तो हिंदी भाषा को तो ये क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा को देसी भाषा कहा था। प्रश्न आ सकता है कि किस इतिहास लेखक ने हिंदी भाषा को देसी भाषा कहा, तो वह थे जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन। इन्होंने हिंदी भाषा को देसी भाषा कहा था और इन्होंने जो उर्दू भाषा को ठेठ हिंदी कहा था। ठेठ हिंदी, उर्दू भाषा को क्या कहा था, ठेठ हिंदी कहा था। तो ये याद रखना कि किस लेखक ने उर्दू को ठेठ हिंदी कहा, तो वह थे जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन। और खड़ी बोली जो हिंदी थी, खड़ी बोली हिंदी को देसी भाषा के नाम से देसी भाषा की संज्ञा दी थी किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने। बात करें तो इसमें कहा ये वो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने, एक तो किशोरीलाल गुप्त ने कहा है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है, तो वह द वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। कुल कवि 952 है। कवियों के वर्णन के साथ साथ तत्कालीन युगीन परिस्थितियों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और खड़ी बोली को देसी भाषा की संज्ञा दी है और उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी है किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने। बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने भक्ति काल को दो विशेष नाम दिए थे। भक्ति काल को 2 विशेष नाम दिए। एक तो भक्ति काल को स्वर्ण काल का, और स्वर्ण काल कहने वाले सबसे पहले जो लेखक है वह भी जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने। और एक धार्मिक पुनर्जागरण काल का, भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल का, क्योंकि धर्म को लेकर जागरूकता जो आई वह भक्ति काल में आई थी, इसलिए भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल भी कहा है जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने। तो भक्ति काल को विशेष 2 नाम दिए। एक तो स्वर्ण काल। प्रश्न आ सकता है कि भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने कहा है। और भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल किसने कहा है, तो अभी जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने कहा है। बात करते हैं इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है, तो आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा है। प्रश्न आ सकता है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो आदिकाल को जो चारण काल कहने वाले हैं वह है जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन।
जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन। और रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा है? रीतिकाल को रीतिकाल को रीतिकाल को इन्होंने कहा है रीति काव्य। रीति काव्य रीति काव्य की संज्ञा दी है रीतिकाल को। बात करें कि जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है वह कब से माना है? 643 ईस्वी में। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका प्रारंभ, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना है। कब से माना है? 643 ईस्वी से माना है। तो प्रश्न आएगा कि भक्ति काल को स्वर्ण काल सर्वप्रथम किसने कहा? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने कहा। धार्मिक पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो वो भी जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने कहा। आदिकाल को चरण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने। और रीतिकाल को रीतिकाव्य किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने। और हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो 643 ईस्वी से माना है। अब बात करते हैं कि रीतिकाल को जो सर्वप्रथम जो नामकरण दिया वो तो दिया है जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने, लेकिन रीतिकाल को रीतिकाल जिसने कहा है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो लिखते हैं अगला जो बिंदु है वो है कि रीतिकाल का नामकरण, जो रीतिकाल का नामकरण इन्होंने किया है रीतिकाव्य। तो रीतिकाल का नामकरण करने वाले सर्वप्रथम जिसने किया है रीतिकाल का नामकरण करने वाले जो विद्वान है, रीतिकाल का नामकरण सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने किया। तो प्रश्न बनेगा कि रीतिकाल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो रीतिकाल का नामकरण सबसे पहले जो है वो सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने किया था। क्या? रीतिकाव्य। लेकिन रीतिकाल का नाम रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल का नाम रीतिकाल कहने वाले विद्वान कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम रीतिकाल का नाम रीतिकाल दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने। धार्मिक पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो भी जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने। आदिकाल को चरण काल की संज्ञा किसने दी? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने। और इन्होंने रीतिकाल को रीतिकाव्य काल का हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना है। रीतिकाल को सर्वप्रथम नामकरण देने वाले भी कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन। और रीतिकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बात करते हैं कि इस ग्रंथ में कालक्रम का भी ध्यान सर्वप्रथम रखा गया। इस काल में तत्कालीन युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ को प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। तो किस ग्रंथ को कहा जाता है? प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन शुद्ध रूप से जो इतिहास ग्रंथ वैज्ञानिक रूप से माना जाता है वो माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लेकिन प्रश्न आए कि हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक हिंदी साहित्य का जो प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है वो क्या है? द मॉडर्न। प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसे कहा गया है? प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ को। प्रश्न आ सकता है कि किस ग्रंथ को प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ कहा गया है? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है उसको प्रथम
वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ की संज्ञा दी है। लेकिन हिंदी का पहला जो शुद्ध और व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है वो किसका माना जाता है? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। हिंदी का पहला शुद्ध और व्यवस्थित पहला वैज्ञानिक जो इतिहास ग्रंथ माना जाता है, इतिहास ग्रंथ माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसको हिंदी साहित्य का पहला शुद्ध और वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो प्रश्न आए कि हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और प्रश्न आए कि हिंदी का पहला शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो वह शुद्ध और व्यवस्थित जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ। हिंदी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह शुद्ध और व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना गया है। बात करते हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, अपना इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, अपने इतिहास ग्रंथ में इन्होंने इतिहास को 12 अध्याय में विभाजित किया है। कितने अध्याय में? 12 अध्यायों में। अपने इतिहास ग्रंथ को 12 अध्यायों में विभाजित किया है। विभाजित कई बार क्रम से पूछ लिया जाता है कि 12 कौन कौन से अध्याय में विभाजित किया है, तो 12 अध्यायों में विभाजित किया है। 12 अध्याय में विभाजित किया है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि कितने अध्याय में? तो 12 अध्याय में विभाजित किया है। और किस ग्रंथ को? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ को 12 अध्याय में विभाजित किया है। बात करते हैं कि उनका क्या क्या नाम दिया है, किस प्रकार क्या क्या नामकरण रखा गया उनका। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने जो अपना ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 12 अध्याय में विभाजित किया है। उनके नाम देखते हैं। तो उनके नाम हैं, अब इन्होंने जो नाम दिए हैं वह तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के हिसाब से कालखंड के एक विशेष कालक्रम के अनुसार नामकरण दिए हैं, जो कि इसलिए इनके ग्रंथ को वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। तो 12 जो नाम दिए उनके बारे में बात करेंगे। पहला जो इन्होंने नाम दिया है वो पहले अध्याय का नाम है चारण काल। पहले अध्याय का क्या नाम है? चारण काल। पहले अध्याय का नाम है चारण काल। दूसरे अध्याय का नाम है 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में धार्मिक 15वीं शताब्दी में धार्मिक पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में धार्मिक पुनर्जागरण। दूसरे अध्याय का नाम 15वीं शताब्दी में धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरे अध्याय का नाम है जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय ना। तो यहाँ लिख लेते हैं 12 अध्यायों के नाम। 12 अध्यायों के नाम। 12 अध्यायों के नाम। पहला चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी में धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। चौथा अध्याय का नाम है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवें अध्याय का नाम है मुगल दरबार। मुगल दरबार। पांचवें अध्याय का क्या नाम है? मुगल दरबार। मुगल दरबार। बात करें छठे अध्याय का, तो छठे अध्याय का नाम है तुलसीदास। 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 सातवें अध्याय का नाम है रीति काव्य। सातवें अध्याय का क्या नाम है? रीति काव्य। आठवें अध्याय की बात करें तो आठवें अध्याय का नाम है तुलसीदास के
अन्य तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि। बात करें नवे अध्याय का क्या नाम है, तो जो नवा अध्याय है वह है 18वीं सदी। 18वीं सदी, 18वीं सदी। 10वां अध्याय है कंपनी के शासन में, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वें अध्याय का नाम है विक्टोरिया के शासन में, विक्टोरिया के शासन में, शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 12वें अध्याय का नाम है विविध, इसमें विविध चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये हो गए 12 नाम। पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी में धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरी जयसी के प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीतिकाल, आठवां तुलसीदास के नए प्रवर्ती कवि, 90वें अध्याय का नाम है 18वीं सदी, 10वीं का कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वें का नाम है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और विविध। इस विविध वाले जो अध्याय है इसमें काल विभाजन, काल विभाजन, काल विभाजन और नामकरण, काल विभाजन और नामकरण की विस्तार से, काल विभाजन और नाम। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने जो है वो अपने इतिहास ग्रंथ में 12 अध्याय में उसका इतिहास कालखंड का विभाजन किया है। बात करते हैं 2-3 और भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में। एक तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने जो हिंदी भाषा है उसको अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। तो ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा की संज्ञा दी है, आविष्कृत भाषा की क्या दी है, संज्ञा दी है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा की संज्ञा दी है। बात करें कि इसमें भी जो तथ्यों के शुरुआत में चलो कालक्रम का ध्यान रखा गया सबसे पहले, लेकिन फिर भी इसमें भी जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उनका इतना विस्तार से विवेचन नहीं किया गया। कालक्रम का भी इसमें निर्धारण किया गया लेकिन फिर भी इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं था, इसलिए इसमें भी जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के इतिहास ग्रंथ को भी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ का मानते हैं और कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रेशन के इतिहास ग्रंथ को, ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को क्या कहा है, बड़ा इतिवृत्त संग्रह, बड़ा इतिवृत्त संग्रह कहा है, बड़ा इतिवृत्त संग्रह कहा है। और बात करते हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने जो तुलसीदास जी का भी कालखंड में जो 12 अध्ययन में नामकरण किया है, इन्होंने जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने तुलसीदास जी के ऊपर 12 निबंध भी लिखे हैं। तो ग्रेशन ने, प्रश्न बन सकता है कि किस कवि पर, तो तुलसीदास जी पर। ग्रेशन ने तुलसीदास जी पर 12 निबंधों की रचना की है। ये हो गया जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के बारे में। तो आज हमने देखा है अब तक हम 3 इतिहास लेखकों की चर्चा कर चुके हैं। पहले हमने बात की गारस दत्तात्रेय की, उसके बाद बात की हमने शिव सिंह सेंगर की, अब बात की जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन की। एक बार पूरा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन जो थे आयरलैंड के निवासी थे। इनके ग्रंथ का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। प्रकाशन कब हुआ था, 1888 में। किस संस्था के द्वारा प्रकाशन किया गया, तो द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका निकलती है उसे विशेष अंक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था।
भाषा अंग्रेजी थी तो हिंदी अनुवाद भी किया होगा, तो किसने किया है हिंदी अनुवाद? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। और किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में हुआ। बात करते हैं कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ को ही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। और ये जो ग्रंथ है किस पद्धति में लिखा गया? तो कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया, जिसमें कवियों का जो वर्णन होता है, उल्लेख होता है, वो उनके कालक्रम के अनुसार होता है। इसमें कितने कवियों का वर्णन है? तो कुल 952 कवि थे। वो किस भाषा के? हिंदी भाषा के कवि थे। और इन्होंने कवियों के वर्णन के साथ साथ उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उनका भी वर्णन किया है, लेकिन उतना विशेष रूप से नहीं किया है। इन्होंने खड़ी बोली को किस भाषा की संज्ञा दी थी? तो खड़ी बोली को देसी भाषा की संज्ञा दी थी। प्रश्न आ सकता है कि खड़ी बोली हिंदी को देसी भाषा की संज्ञा किस लेखक ने दी? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशियन ने दी। और उर्दू को क्या कहा इन्होंने? उर्दू को ठेठ हिंदी कहा। उर्दू को ठेठ हिंदी। अब बात करते हैं भक्ति काल के बारे में, तो इन्होंने भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल की संज्ञा देने वाले जो इतिहास लेखक थे वो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशियन थे। और भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल भी कहा तो ग्रेशियन ने कहा था। आदिकाल को चारण काल भी इन्होंने कहा। और हिंदी साहित्य का प्रारंभ ये 643 ईस्वी से मानते हैं। ऋतिकाल को ऋतिकाव्य काल कहने वाले भी यही हैं। ऋतिकाल का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले जो विद्वान हैं वो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशियन ने, लेकिन ऋतिकाल को ऋतिकाल कहने वाले जो सबसे पहले विद्वान है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बात करते हैं कि इस ग्रंथ में सबसे पहले कालक्रम का ध्यान रखा गया और इतिहास लेखकों के साथ साथ उनके तत्कालीन परिस्थितियों का भी जिक्र किया गया, इसलिए इस ग्रंथ को प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। लेकिन प्रश्न बने कि प्रथम शुद्ध और व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है। और ग्रेशियन ने अपने इतिहास को 12 कालखंडों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है चारण काल, फिर 15वीं शताब्दी में धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास कहने प्रवृत्ति कवि, 18वीं सदी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और विविध, जिसमें काल विभाजन और नामकरण की चर्चा की है। और बाकी ग्रेशियन ने हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बढ़ाई थी और संग्रह कहा, और ग्रेशियन ने तुलसीदास जी पर 12 निबंधों की रचना की है। ये हो गए जॉर्ज अब्राहम ग्रेशियन। अगले वीडियो में हम अन्य जो महत्वपूर्ण इतिहास लेखक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। इसी तरह अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।